हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल नॉलेज सिटी में। दोस्तों, हमारा चैप्टर प्रोनाउन चल रहा था और जिसके अंदर मैं आपको दो प्रोनाउन के बारे में बता चुका हूं। पहला पर्सनल प्रोनाउन और दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आज हम अपना तीसरा प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आज वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। सो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। पहला टॉपिक मतलब तीसरा प्रोनाउन हमारा है एम्फेटिक प्रोनाउन। अपनी अपनी कॉपी में से नोट कर लीजिए एम्फेटिक प्रोनाउन। अब एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? सो आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने एक प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या था? मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जब एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कुछ भी काम करे, क्या सब्जेक्ट कुछ भी काम करे और उसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ उस पर पड़े, ना कि किसी और पे। सो वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होता है। लेकिन जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वेल है तो सेम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सेंटेंस के अंदर अगर हमारा नाउन हो या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसाइज किया जाता है। क्या किया जाता है? एम्फेसाइज। इसका मतलब उनका महत्व बढ़ाया जाता है, महत्व बढ़ाया जाता है। क्या करते हैं? नाउन और प्रोनाउन को एम्फेसाइज करते हैं, उनका महत्व बढ़ाया जाता है। अब दोस्तों, आपको याद होगा कि हमारा जो पिछला प्रोनाउन था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके अंदर दो केस हुआ करते थे। कौन कौन से? सिंगुलर और प्लूरल। पढ़ाया था ना मैंने पिछली क्लास में। तो इसके अंदर वो सेम दोनों केस होते हैं। पहला सिंगुलर, दूसरा प्लूरल। सिंगुलर में कौन कौन से? जैसे हमारा ही, शी, हर, हिज, एक्सेट्रा। ठीक है। और प्लूरल हमारा कौन सा? वी, आर, देम, एक्सेट्रा। ठीक है। अब मैंने क्या समझाया था आपको पिछली क्लास में कि सिंगुलर हो तो लगता है सेल्फ और प्लूरल हो तो लगता है सेल्फ। याद है ना? पिछली क्लास में हमने उसी वाला प्रोनाउन पढ़ा था। सो ये तो उसकी तरह सेम है इसके अंदर। सो क्लियर है? मीनिंग कि ये सेंटेंस के अंदर नाउन और प्रोनाउन की महत्व को बढ़ाता है। और सेम वही केस सिंगुलर प्लूरल वाले, सिंगुलर हो तो सेल्फ, प्लूरल हो तो सेल्फ। ठीक है। अब इसका मैं आपको अच्छा सा एग्जांपल लेके आपको क्लियर करता हूं। और हाँ, अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं आपको बोर्ड पे डेफिनेशन भी लिखूं, वैसे मैं इसलिए लिखता कि टाइम भी लगेगा। अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता देना। सो मैं अगली क्लास से आपको हर चीज़ की डेफिनेशन भी लिखवा दिया करूंगा। ठीक है। बाकी बोल देता हूँ, आप लिख सकते हैं। सो मैं आपको इसका एक अच्छा एग्जाम्पल लिख के आपको इस टॉपिक को क्लियर कर देता हूँ। जैसे आई myself solve the question। I myself solve the question कि मैंने अपने आप क्वेश्चन सॉल्व किया। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है आई। आई क्या होता है? आई हमारा होता है सिंगुलर। क्या होता है? आई हमारा होता है सिंगुलर। ठीक है। अब देखिए आई माई सेल्फ। माई सेल्फ क्यों आया? क्यों आया? क्योंकि ये सिंगुलर था इसलिए यहाँ पे सेल्फ आया। ठीक है। आई माई सेल्फ सॉल्व द क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन अपने आप सॉल्व किया। अब देखिए मैंने क्वेश्चन अपने आप सॉल्व किया, क्या किसी की हेल्प तो नहीं ली, अपने आप सॉल्व किया ना। तो ये एक मेरी महत्व बता रहा है कि मैं क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर रहा हूँ, किसी की मैंने हेल्प नहीं ली, इसलिए आई माई सेल्फ सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है। एक एग्जाम्पल आपको और देता हूँ। अब देखिए मैं आपको एक अगला एग्जांपल देके भी क्लियर करता हूं। जैसे शी herself found the solution। उसने अपने आप सॉल्यूशन फाउंड कर लिया, मतलब खोज लिया। अब देखिए यहाँ भी वो सेम ही केस है। शी क्या है? शी एक सिंगुलर है। अब अगर सिंगुलर है तो सेल्फ तो आएगा ही आएगा। ये तो कंफर्म है ना कि अगर सिंगुलर है तो सेल्फ आना ही आना है।
सो शी हरसेल्फ फाउंड द सॉल्यूशन, कि उसने अपने आप सॉल्यूशन खोज लिया, किसी की हेल्प तो नहीं ली, अपने आप खोजा। तो ये इसका महत्व बता रहा है। ठीक है गाइस, सो ये दोस्तों हमारा क्लियर हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोनाउन पे। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले प्रोनाउन की तरफ, जो है हमारा चौथा प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? सो सुनिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए ये एक प्रोनाउन है। कौन है? प्रोनाउन। ये एक प्रोनाउन है और इधर एक नाउन खड़ा है। जैसे मान लीजिए प्रोनाउन क्या होते हैं? ही शी वाले, और नाउन का मतलब जिसका दिया नाम वाले, राम। सो अब ये प्रोनाउन जो है ये इस नाउन की तरफ इशारा कर रहा है। मान लीजिए किसी को दिखा रहा है कि देखो वो राम खड़ा। मान लीजिए ये दूसरे बंदे को दिखा रहा है कि देख भाई ये राम खड़ा। सो अब ध्यान से सुनना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि जब कोई प्रोनाउन किसी नाउन की तरफ इशारा करे, जब कोई प्रोनाउन किसी नाउन को इंडिकेट करे, इशारा करे, किसी नाउन की ओर इंडिकेट करे, तो उसे हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्लियर हुआ? क्या बोला मैंने? कि जब कोई प्रोनाउन किसी नाउन को इंडिकेट करे या उसकी तरफ इशारा करे, तो उसे हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब इसके अंदर 4 टर्म्स होते हैं। अब उनके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। अब वो टर्म्स क्या होते हैं? इसके अंदर 4 टर्म्स होते हैं। जैसा पहला दिस, नेक्स्ट दैट, दिस, और चौथा दोस। सो ये 4 इसके टर्म्स कह सकते हैं आप, जो इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर? डेमोन्स्ट्रेटिव के अंदर आते हैं ये 4। दिस, दैट, दिस, दोस। अब इनके हम डिटेल्स पढ़ेंगे। अब देखिए दिस क्या होता है? दिस जो हमारा होता है ना, ये चारों होते अलग अलग है। ये दिस हमारा सिंगुलर होता है और इसे हम यूज क्यों करते हैं? इसे हम यूज करते हैं नियर थिंग्स के लिए। अभी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, लिख लीजिए आप। नियर के लिए, नियर थिंग्स के लिए। ठीक है। डैट भी हमारा सिंगुलर होता है, लेकिन इसका यूज होता है फार, दूर की चीजों के लिए। ठीक है। अब दिस जो होता है ये होता है प्लूरल, और इसका यूज होता है नियर के लिए। और दोस्त ये भी प्लूरल होता है और इसका यूज फार के लिए। क्लियर? तो डेमोन्स्ट्रेटिव के अंदर कितनी चीजें आती है? 4। दिस, दैट, दिस, दोस। क्या? दिस, दैट, दिस, दोस। दिस सिंगुलर होता है और नियर के लिए यूज होता है। दैट सिंगुलर, फार के लिए यूज होता है। दिस प्लूरल, नियर के लिए यूज होता है। और दोस प्लूरल और फार के लिए यूज होता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हम पढ़ेंगे इन चारों के बारे में डिटेल से। तो मैं आपको इन चारों को एक ही बार में क्लियर करने की वो करता हूँ। एक बार एग्जाम्पल देता हूँ बढ़िया सा। जैसे मान लीजिए ये एक लड़का खड़ा है। ठीक है। अब ये खड़ा है यहाँ पे, यहाँ नहीं, बीच में कर लेते हैं इसे। जैसे लड़का है यहाँ खड़ा है। ठीक है। अब देखना, ये लड़का खड़ा है, इसके पास में यहाँ पे एक बुक पड़ी है। इसके पास में यहाँ पे एक बुक पड़ी है और इस तरफ यहाँ भी बुक पड़ी है बहुत सारी। ठीक है। अब यहाँ देखना, इसके यहाँ पे बुक पड़ी है, रखी है, एक बुक यहाँ रखी है,
और कुछ बुक यहाँ पे रखी हुई हैं। ठीक है, अब देखना इस एग्जाम्पल से आपको वो चारों कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। देखना, अब ये लड़का खड़ा है, तो पहले मैंने आपको क्या लिखवाया था, दिस में क्या था कि वो सिंगुलर के लिए यूज होगा और यूज क्या के लिए होगा, नियर के लिए। अब देखना, पहले देखिए नियर। अब यहाँ इसके आसपास इतनी सारी बुक्स रखी हुई हैं, लेकिन इसके नियर कौन सी है, ये वाली नहीं ना, ये तो बहुत दूर है, ये भी दूर है। इसके नियर में आप बोलोगे कि भैया ये दोनों जो ये बुक्स हैं ये इसके नियर है, क्या है, ये वाली बुक्स इसके नियर है। सो ये तो मैं क्लियर हो गया कि इसके नियर ये वाली बुकें हैं, लेकिन पहले कंडीशन तो होगी कि नियर होनी चाहिए, लेकिन सिंगुलर भी तो होनी चाहिए। क्या ये सिंगुलर है, सिंगुलर है ये नहीं ना, ये तो बहुत सारी बुक है। सिंगुलर कौन होते हैं, जो एक से ज़्यादा होते हैं, सॉरी एक से कम होते हैं। सो तो ये तो एक से ज़्यादा है ना, तो ये तो प्लूरल हो गए, और ये सिर्फ एक है, तो ये क्या हुआ, ये हुई सिंगुलर। सो इसके लिए यूज करेगा ये दिस। क्लियर हुआ, इस वाली बुक के लिए यूज होगा दिस। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया दिस। अब दूसरे क्या था, दिस डैट। अब डैट में क्या था, डैट में था कि होगा वो भी सिंगुलर, लेकिन फार के लिए, क्या होगा तो सिंगुलर लेकिन फार के लिए। अब देखना, ये सिंगुलर है नहीं है ना, सिंगुलर। क्या ये बुक सिंगुलर है, ये बुक सिंगुलर नहीं है। ये बुक तो सिंगुलर है, लेकिन ये 5 है कि दूर। आप बोलोगे भैया ये तो दूर है। और दैट का कॉन्सेप्ट क्या था, याद करो, कॉपी में देखो कि दैट का कॉन्सेप्ट था सिंगुलर होना चाहिए और फार। सो ये बुक ये सिंगुलर भी है और फार भी है। सो इसके लिए यूज करेंगे डैट बुक। क्या यूज करेंगे, डैट बुक। इसके लिए दिस बुक। सो दिस और डैट क्लियर हो गया अच्छे से। अब हम आगे चलते हैं, दिस डैट दिस का मतलब क्या था कि दिस होंगी तो प्लूरल लेकिन नियर के लिए, क्या होंगी तो प्लूरल लेकिन नियर के लिए। अब देखिए ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, अब दोनों है, लेकिन इनमें से नियर कौन है, इसके नियर ये वाली है कि ये वाली। आप बोलेंगे ये वाली। सो हाँ, ये प्लूरल भी है और इसके नियर भी है, तो इसके लिए यूज होगा दीज बुक्स। ठीक है, अब आखिरी दोस्त पे क्या था, प्लूरल होंगी और फार मतलब दूर के लिए होंगी, तो इन बुक्स के लिए दोस्त। सो आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि दिस डैट दिस दोस्त क्या होते हैं। आई होप एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। सो आपको मैं इनके एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ एक एक। ठीक है, तो जैसे कि पहला दिस का लिखवा देता हूँ कि दिस इज हिज कार, कि यह उसकी गाड़ी है। दिस इज हिज कार, ये इसकी गाड़ी है, उसकी गाड़ी है। ठीक है, जिसका हो गया। अब दैट इज हिज बैग, यह उसका बैग है। ठीक है, एक और लिख लीजिए, दिस डैट दीज। दीज आर द टॉयज, ये खिलौने हैं। ठीक है, चौथा दोज बॉयज आर फाइटिंग, दोज बॉयज आर फाइटिंग, वो लड़के लड़ रहे हैं। सो आपको क्लियर हो गया, दिस नियर के लिए और सिंगुलर, दैट ओ फार के लिए और सिंगुलर। ठीक है, दिस ये आपका होता है प्लूरल और नियर के लिए, और ये होता है प्लूरल लेकिन फार के लिए। तो दोस्तों आपको आज का यह टॉपिक समझ में आ गया। आज मैंने आपको आपके 2 प्रोनाउन और पढ़ा दिए। ठीक है, तो आप इन अच्छे कॉपी में नोट कर लेना। और हाँ, सो दोस्तों अब मैं बताने वाला हूँ आपको वो टॉपिक जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि देखिए, अगर आप जनरली किसी भी बच्चे से पूछें कि 20 फ्रूट के नाम इंग्लिश में बताओ, सो मोस्टली बहुत कम ही बच्चे बता पाएंगे, ज़्यादातर लोग नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि इंग्लिश का मतलब है कि ग्रामर पढ़ ली, स्कूल की बुक्स पढ़ ली और हो गई इंग्लिश।
लेकिन इंग्लिश में हमें हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं। सो मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए इंग्लिश में फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम और चीज़ों के नाम भी ले आऊँ। सो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको अगर नीड है तो बताना, तो मैं उसके लिए भी नई वीडियोस लाना शुरू कर दूंगा, जिससे आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी। सो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। आपको कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, गुड बाय।